कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। 12 फरवरी को इसका बोर्ड एग्ज़ाम है। उसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चारों तरह के वीडियो अलग अलग बने हुए हैं, उनकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन्हें ज़रूर देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। अब हम 3 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे अभी। तो पहला प्रश्न है, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो कूलाम का नियम देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो चलिए यदि मान लेते हैं दो आवेश Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ये इसका चित्र हो गया। दो आवेश हो गए Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r हो गई। तो जो भाषा है उसके हिसाब से ये सूत्र बन गया, सूत्र के हिसाब से भाषा बन गई F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा, और K एक नीतांक होता है, इसका मान होता है 1/4πε0, और Q1 Q2 अपॉन r²। तो पहले से है, तो यहाँ पर बताना है जहाँ K नीतांक है जो दोनों आवेश के बीच के माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, और K का मान 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसके बाद इसके साथ पूछा है एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो चलिए एकांक आवेश क्या है। यदि दो सजातीय आवेशों को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर वे 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें तो प्रत्येक को एकांक आवेश कहते हैं। इसके बाद चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो चलिए विद्युत बल रेखाएं समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है विद्युत बल रेखा कहलाती है। इनके गुणों की बात करते हैं तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती हैं, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं, सतत होती हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये चित्र बना लेना है। यहाँ पर ये +Q हो गया, यहाँ -Q हो गया, इनके बीच की दूरी L हो गई, L हो गई। यहाँ पर एक बिंदु ले लेना है P, वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी R। यहाँ पर ये +Q का विद्युत क्षेत्र, यहाँ वेक्टर लगा देना है, ये -Q का विद्युत क्षेत्र, और ये इसका कुल विद्युत क्षेत्र। यहाँ थीटा है और यहाँ भी थीटा है। इसी तरह से यहाँ इस तरह से चित्र बनाना है। अब चित्र के बारे में लिख देना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश का परिमाण Q है। इसमें आवेश +Q -Q है, तो इसके आवेश का परिमाण Q हो गया। इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, ये देख लिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जो निरक्षीय स्थिति पर, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इसको चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है दोनों के लिए, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है ये होता है 1/4πε Q/r²। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये पूरा सूत्र तो हर बार लिखेंगे, इसका मान बदलता रहेगा। तो देखिए +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ E1 बराबर 1/4πε0 ये है ही, Q है ही, केवल यहाँ R का मान बदला है क्योंकि यहाँ ये जो त्रिभुज बना था उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो r² + L², और ये जो विकर्ण का मान है ये इस तरह से रहेगा √। ये +Q से दूरी हो जाएगी। अब इसका हम वर्ग कर देंगे क्योंकि ये दूरी का वर्ग है, इसका दूर का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा। इसी तरह से -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो फिर वही सूत्र लगेगा। उधर भी त्रिभुज है तो त्रिभुज का ये कर्ण का काम करेगा, तो यही दूरी यही हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है 2E1 cos θ AB के समांतर। बहुत सारे क्वेश्चन बताना है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। ये 2 हो गया तो 2 लिख दिए। E1 का मान, ये वाला E1 का मान उठा करके यहाँ पर रख देना है, ये E1 का मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर cos θ है, तो cos θ होता है लंब बटे आधार, वो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमको देख लेना जो ऊपर अभी चित्र बना था, इस चित्र में हम यहाँ पर देखेंगे ये आधार L है और कर्ण ये है, और इस कर्ण का मान क्या है R² +
एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर E1 का मान भी रख दिए, कॉस थीटा का मान रख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं 1/4πε0 आ गया, जो Q इंटू 2L बचा, ये Q है और ये जो 2L है इसका मान क्या हो गया, P हो गया। तो यहाँ पे 2 हटा देंगे, Q हटा देंगे, L हटा देंगे, उसकी जगह P लिख देंगे। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी घात 1/2 कहलाएगी। रूट की घात 1/2 होती है, इसकी घात 1 है तो 1 और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अब यहाँ पर हम कंडीशन ले लेते हैं कि यल का मान बहुत छोटा हो। जब यल का मान बहुत छोटा होगा तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो आर की घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर काटना नहीं है, केवल समझने के लिए है, आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है। फाई इक्वल टू Q/ε0। यहाँ फाई विद्युत फ्लक्स हो गया, Q कुल आवेश हो गया, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अब गॉस प्रमेय के निगमन को देखते हैं कैसे कैसे हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बना लेंगे। इस चित्र में जो बना है वहाँ पर मान लेते हैं कि ये निर्वात में है और यहाँ पर O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ Q भी लिख देना है, चित्र में प्लस Q लिख देना है और इसी चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है। माना निर्वात में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर गोलीकाशी पृष्ठ की रचना कर दी है। गोलीकाशी पृष्ठ की ये वाला जो है गोलीकाशी पृष्ठ की रचना कर दी है। इसके अल्प पृष्ठ ds में, ये जो छोटा सा भाग है ये अल्प पृष्ठ कहलाए, इसका ds हो गया। इसमें P बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यी बाहर की होगी। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसकी दिशा O से P की ओर है तो OP की अनिदिश हो गई। अब हम यहाँ पर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है d फाई इक्वल टू EDS cos 0 थीटा होता है। तो वहाँ पर जो ds था और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्र देखेंगे तो वो एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पर 0 ले लिए हैं। अब cos 0 का मान 1 होता है तो वहाँ पर उसको cos को हटा दिए हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जैसे ये d फाई था तो ये हो जाएगा फाई, क्योंकि कुल पृष्ठ का निकाल रहे हैं, ये E की जगह E लिख दिए हैं और ये ds में समाकलन लग जाएगा। अब यहाँ पर जो ds है ये गोले का पृष्ठ है, तो जब गोले के पृष्ठों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4πr²। इस तरह से यहाँ फाई ई का मान हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा ई का मान आया था शुरू में, फिर से देख लीजिए। ये जो ई का मान आया था, इस ई के मान को हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख दिए हैं। तो ई का मान रख दिए, 4πr² रख दिए। अब यहाँ पर देखना है कि ये 4π से कट गया, r² से कट गया, तो फाई इक्वल टू Q/ε0 आ गया। ये मतलब गॉस का प्रमेय आ गया। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। तो चलिए सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। यहाँ पर हम विद्युत विभव निकालेंगे। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाले थे निरक्षित स्थिति में। ध्यान रखना है, विद्युत विभव भी पूछता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछता है। तो जब विद्युत विभव कर देंगे तो हम तीर वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदिश राशि है। इसमें भी वही लिखना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये जो AB है एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिख देना है। इसके बाद जो विद्युत विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। R का मतलब होता है दूरी। तो यहाँ पर जो है प्लस Q आवेश से दूरी क्या है, AP। तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0 Q/ क्या लिख दिए, AP और लिख दिए V1। फिर से यही सूत्र लिखेंगे दोबारा, लेकिन अब इस बार किसका निकाल रहे हैं, माइनस Q का। तो यहाँ माइनस भी रखना है, माइनस Q रख दिए हैं। माइनस Q से दूरी कितनी है, PB या BP, जो भी लिखना हो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमको कुल विभव निकालना है, तो हम P बिंदु पर कुल विभव निकाल लेंगे। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब ये जो V1 का मान है, ये पूरा V1 का मान हम V1 के जगह पर रख दिए हैं। फिर ये जो V2 का मान है, ये V2 का मान रख दिए हैं। लेकिन इस सूत्र में यहाँ पर प्लस लगा था और यहाँ पर आ गया माइनस, क्योंकि ये माइनस है। ये Q के साथ जो माइनस है वही माइनस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये और ये Q सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1/AP माइनस 1/BP। तो चित्र में देख रहे होंगे कि ये एक समद्विबाही त्रिभुज है, तो AP और BP का मान बराबर होगा। और जब बराबर को बराबर से घटाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे तो V बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षित स्थिति पर विद्युत विभव 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन है,
अनुगमन वेग ऑब्लिक अपवाह वेग किसे कहते हैं, इसका धारा से संबंध स्थापित करिए। तो विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अब इसका धारा से संबंध है तो एक चित्र बना दीजिएगा इस तरह से, और इस चित्र में देख लेते हैं ये ई है, ये वी डी अनुगमन वेग है, यहाँ पर ये जो दिया है ये एल है इसका, और ये है आई, और यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इस तरह से ये चित्र बन गया। तो माना किसी चालक की लंबाई L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व N है, अगर ये VD है, तो यहाँ पर हम चालक का आयतन निकालेंगे। तो चालक का आयतन जो होता है वो क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाता है, तो यहाँ A इंटू L हो गया। फिर चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो AL तो हमारे पास था, इसमें N और लगा देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। फिर चालक में हमको कुल आवेश निकालना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर E और लगा देना है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो इस तरह से आवेश आएगा। अब चालक में प्रवाहित धारा निकालना है, तो I बराबर Q/T होता है, धारा प्रवाह आवेश प्रवाह की दर की धारा कहते हैं। अब Q का मान NEL है तो NEL रख दिए, T है तो T लिख दिए। अब यहाँ पर जो L/T है ये कहलाएगा दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय वेग होता है, तो उसको L/T की जगह पर हमको क्या लिख देना, VD। तो इस तरह से इसको हटाएंगे तो ये VD हो जाएगा। तो I जो है VD के समानुपाती होता है, अर्थात चालक में प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। चलिए अब हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर लिख लीजिए। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के तार का प्रतिरोध का आंकिक मान विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक ओम मीटर होता है, इसका मात्रक ओम होता है। यह बीमा पर निर्भर नहीं करता, यह बीमा पर निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है ρ=RA/L, इसका सूत्र होता है R=V/I। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर लिखना है। इसके बाद हम इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। किरचॉफ का नियम लिखिए। तो प्रथम नियम संधि का नियम, या KCL क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से लिखना है और इसका सूत्र लिख देना है। ये इसका सूत्र है यही सिग्मा I बराबर 0। तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसके बाद हमको दूसरा नियम देख लेना है। तो द्वितीय नियम को हम पास का नियम भी बोल देते हैं, लूप का नियम भी बोल देते हैं, KVL भी बोल देते हैं। ये क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम लिख देंगे और इस सूत्र से भाषा भी बना सकते हैं। इसके बाद चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं। सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से यहाँ सूत्र बना लेंगे। यहाँ ये जो R जैसे दिख रहा है तो R नहीं है, यहाँ पर समझ लेना ये I है, ये धारा है यहाँ पास, ये इस तरह से। तो E ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, बाह्य प्रतिरोध हो गया। यही चीज़ हम लिख देंगे। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके सिरों का विभवांतर भी है, इसमें प्रवाहित धारा I है। इस तरह से लिखना है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ पर R था, ये भी R है, तो R + R हो गया। परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो E बटे हो जाएगा R + R। अब हम क्या करेंगे, जो I का मान है तो ओम के नियम से I बराबर V/R होता है। इस तरह से यहाँ पर V/R लिख दिए हैं। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ से अब क्या करें हैं, यहाँ से हम इनका पक्षांतर कर दिए हैं। तो R का पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ER हो गया। V का पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये V हो गया। और ये जो R + R है इसका पक्षांतर इधर कर लिए हैं। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, R + R का पक्षांतर इधर कर लिए हैं तो इधर से आ गया। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल R है इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, कैपिटल R को कॉमन निकालेंगे तो E बटे V-1 बराबर ये हो जाएगा स्मॉल r। इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और धारा में संबंध स्थापित करिए। यहाँ दो चीज़ें भी परीक्षा में दे सकता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टेज में, या विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में धारा संबंध स्थापित करिए, तब भी यही आपको करना है। दोनों का चित्र सेम ही है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, इस चित्र में यहाँ पर I लिखना है और ये सूत्र तो बना ही है।
अब माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके सिरों का विभवांतर E है। फिर से वही लिखना है, विद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R है, परिपथ में प्रवाहित धारा ये है, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या होता है, कुल प्रतिरोध। तो ये लिख दिए हैं। अब हम क्या किए हैं, इस बार जो है इसका गुणा कर दिए I के साथ, तो I के साथ गुणा हो जाएगा तो IR और ये भी हो जाएगा IR। अब यहाँ से हम जान चुके हैं ये जो IR होता है, स्मॉल आई और कैपिटल R, ये इसको हम क्या लिख देंगे, V लिख देंगे ओम के नियम से। तो V प्लस IR बराबर E हो गया। अब हमको यहाँ V निकालना है तो IR का पक्षांतर कर देंगे तो V बराबर E माइनस IR। तो इस तरह से ये टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच का संबंध हो गया। इसके बाद चलिए हम 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। आंकिक प्रश्न है, इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न भी आना है 3 नंबर में। तो देख लीजिए, 8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का प्रतिरोधक उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी के साथ चार्ज किया जाता है। चार्ज करते समय इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो दिया है। तो ये E बराबर 8 वोल्ट दिया, R बराबर 0.5 वोल्ट 5 ओम दिया है और कैपिटल R बराबर ये 15.5 ओम दिया है। इस तरह से लिख दिया। चार्जिंग स्रोत का विद्युत वाहक बल 120 दिया है। अब हम जानते हैं तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा E बटे R प्लस R I। तो यहाँ I लिख दिए। I का मतलब ये हो गया कि हम स्रोत से कितना ले रहे हैं यहाँ, तो 120 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ स्रोत है 120 और इसका 8 है, तो जो नेट विद्युत वाहक बल होगा वो 120 माइनस 8 हो जाएगा परिपथ का। अब यहाँ पर कैपिटल R का मान 15.5 है, स्मॉल r का मान 0.5 है, वो लिख लिए। अब यहाँ पर 120 में 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 15.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 7 112 तो 7 एम्पियर हो गया। अब चार्ज करते समय हमको टर्मिनल वोल्टता चाहिए, तो V इक्वल टू E प्लस IR, क्योंकि चार्ज करते समय यहाँ पर प्लस लगाते हैं, उपयोग करते समय माइनस लगाते हैं। तो E का मान कितना दिया है देख लीजिए, E का मान 8 है, फिर I का मान कितना आ गया 7, तो 7 लिख दिए। स्मॉल r का मान ये 0.5 है तो वो लिख दिए, तो 8 लिख दिए। 7 × 35 तो 3.5, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11.5 हो जाएगा 3.5 जोड़ने पर। चलिए अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती। प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ E का मान जो है 10 वोल्ट है, स्मॉल r का मान 3 ओम है, कैपिटल I धारा का मान 0.5 ओम है। यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पढ़ करके हम ये लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R होता है, इसमें हम मान रख दिए, इस R प्लस R का पक्षांतर कर दिए, I का इधर कर दिए। कैपिटल R निकालना है तो स्मॉल r को भी इधर कर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पक्षांतर करके सूत्र बना लिए, मान रख देते हैं। E का मान ये देख लीजिए, यहाँ 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट लिख लिए। अब यहाँ पर I का मान 0.5 है तो 0.5 लिख लिए। स्मॉल r का मान 3 है तो 3 कर लिए। अब यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो 100/5 हो जाएगा, -3। अब इसमें भाग करेंगे तो 20 - 3 हो जाएगा, 20 में 3 घटा देंगे तो 17 ओम। इस तरह से यहाँ पर कैपिटल R का मान आ जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टता निकालना है तो V इक्वल टू E माइनस IR है। अब यहाँ चार्ज नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस लगा है। E का मान कितना था 10, तो 10 लिख दिया। I का मान जो है यहाँ 0.5 दिया, 0.5 और यहाँ पर स्मॉल r का मान 3 दिया तो 3 निकालिए। अब 10 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो 5 × 15 1.5 आए, घटाएंगे तो 8.5 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न है, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस है, प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से प्रश्न है। तो जो हमको ज्ञात है R1 का मान 100 हो गया। यहाँ पर ये पहला प्रतिरोध है तो R1 मान लिए। T1 का मान 27 डिग्री है, पहला ताप T1 है तो ये 27 डिग्री कर लिए। R2 का मान 117 ओम, दूसरी कंडीशन पर प्रतिरोध 117 है तो 117 लिख लिए। यहाँ अल्फा का मान, ये जो ताप प्रतिरोध गुणांक है इसको अल्फा बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्फा के 1.7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस लिख लिए। अब यहाँ पर हमको एक सूत्र लगाना ही, अल्फा बराबर जो सूत्र होता है ये होता है अल्फा बराबर R2 - R1 T2 - T1। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे तो T2 - T1 को इधर कर दिए, अल्फा को इधर कर दिए। इस तरह से ये सूत्र बन गया है। सूत्र बनने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, T2 की जगह T2 रख दिए, T1 की जगह T1 का मान रख दिए। यहाँ पर ये R2 का मान 117 था तो 117, R1 का मान 100 था तो 100 लिख दिए। अब यहाँ R1 का मान 100 है और यहाँ जो अल्फा का मान है 1.7 × 10⁻⁴ ये है, ये मान रख देंगे। मान रखने के बाद हम क्या कर दिए हैं कि यहाँ 117 में 100 घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। 10⁻⁴ को ऊपर कर देंगे तो उसके बदले 4 शून्य उतार देंगे और यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो शून्य उतार देंगे। तो इस तरह से इतना बन जाएगा। अब यहाँ से देख लेंगे
देखेंगे कि ये सब कट जाएगा, तो कटने पर 1000 आ गया। अब यहाँ पर ये -27 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। अब इसका 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई। इसका प्रतिरोध 5.09 पाया गया है। प्रायोगिक तार पर तार के प्रतिरोधकता क्या होगी? तो चलिए इसको देख लेते हैं। L बराबर 15 मीटर दिया, A बराबर 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया, R बराबर 5 ओम दिया है। तो ये हम जो इसमें इसकी लंबाई दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है और इसका प्रतिरोध दिया है, तो वो सारा कुछ लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि रो बराबर क्या होता है RA/L। तो R का मान रख दिए, A का मान रख दिए, L का मान रख दिए। इसको हल कर देंगे तो 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। तो इसे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर से इससे से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भी अंतर मापा जाता है। अमीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा का मापन करते समय इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ विभवांतर का मापन करते समय इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए इसके बाद 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका 16वां प्रश्न है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करिए। तो धारावाही ये वृत्ति कुंडली है, तो इसके बारे में हम लिख लेंगे। यहाँ पर आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तार है तो माना x y एक तार है जिसे वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। इसका केंद्र O है तो इसका केंद्र O हो गया, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r हो गई। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, इसमें अल्पांश dl है तो यहाँ अल्पांश dl हो गया। तो इसके कारण बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बायो सेवर्ट के नियम से ये होती है dB = μ0/4π आइडियल साइन θ/r²। तो यहाँ जो अल्पांश है और ये त्रिज्या है ये परस्पर लंबत होंगे, इसलिए साइन 90 लिख दिए। साइन 90 का मान 1 होता है तो क्या बचेगा μ0/4π आइडियल/r²। इस तरह से इसको करना है। फिर इसके बाद सभी अल्पांशों के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबत नीचे की होगी। अतः धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जो ऊपर सूत्र आया है उसी सूत्र को लिख दिए हैं। dB को हम क्या लिख दिए हैं, b लिख दिए हैं। ये वाला पूरा का पूरा उतार दिए हैं, इतना का इतना। ये देख लीजिए μ0I/4πr²। अब dl बचा था तो ये समाकलन dl कर दिए हैं। तो यहाँ पूरा इसी तरह से लिख दिए। अब समाकलन dl का मान जो होता है ये इसके परिधि के बराबर होता है। इनको हम जोड़ेंगे यदि छोटे छोटे टुकड़े को तो परिधि बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर 2πr लिख दिए। अब यहाँ पर हम काटेंगे, यदि पाई को पाइट से काट देंगे, 2 दूनी 4 काट देंगे तो यहाँ पर, और आर को एक ठो आर से काट देंगे तो b = μ0I/2r हो गया। अब यदि कुंडली में n फेरे हों, इसी तरह के और घेरे हों तो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी b = μ0I/2r। इस तरह से। अब इसका 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 17वां प्रश्न है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना करिए। तो देखिए प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, अधिक आकर्षित होती हैं। आपेक्षिक चुंबकीयशीलता 1 से कम होती है, कुछ अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है, अल्प और धनात्मक होती है, उच्च और धनात्मक होती है। स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, इससे भी नहीं बनाए जा सकते, इससे बनाए जा सकते हैं। ये अवस्था इनकी ठोस द्रव गैस तीनों हो सकती है। प्रतिचुंबकीय इसकी भी ठोस द्रव गैस हो सकती है, ये केवल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इस तरह से इसमें तुलना है। इसके बाद 18वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। द्वितीय नियम की बात करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब यहाँ इसके व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माना किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स T1 समय में φ1 है और T2 समय में φ2 है। तो द्वितीय नियम अनुसार ई समानुपाती ये हो जाएगा φ2 - φ1 = T2 - T1। अब यहाँ इसके डिफरेंस को डेल्टा फाई लिख देंगे, इसके अंतर को, और इसके टाइम के अंतर को डेल्टा टी लिख देंगे। फिर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो -k लगा देंगे। तो k का नियतांक है जिसका मान 1 होता है। अब माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए अब के हटा देंगे क्योंकि इसका मान 1 हो गया। तो E = -ΔΦ/ΔT हो गया। यदि डेल्टा टी का मान लगभग 0 के करीब हो तब हम इसको डेल्टा को D में बदल देते हैं तो dΦ/dt हो जाएगा। यहाँ ऋण चिन्ह
प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। चलिए हम इसमें 19वां प्रश्न देख लेते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की अपेक्षित गति के कारण चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस तरह से चित्र बनाना है और यहाँ पर इसका वेग लिख देना है, v लिख देना है, इसकी लंबाई लिख देना है, l लिख देना है, इसकी चौड़ाई x लिख देना है और इस तरह से चित्र बनाना है। एक क्रॉस लगाना है जो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो यहाँ पर जो चित्र में दिख रहा है वही लिख देंगे। माना एक आयताकार चालक PQRS है जिसकी लंबाई l हो गई, उसकी चौड़ाई x हो गई, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है φ = BA cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे। यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, LX, माने जो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए यहाँ पर LX लिख दिए हैं। अब यदि इस PQ छड़ को जो है, इस PQ छड़ को आगे की ओर ऐसे हम चलाएंगे v वेग से, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो E बराबर -dφ/dt होता है। तो d/dt लिख दिए। हम फाई का मान, ये वाला फाई का मान उठा करके रख दिए हैं। अब यहाँ BL बाहर कर दिए, यहाँ dx/dt है तो -dx/dt का जो मान होता है वेग के बराबर होता है, क्योंकि ये विस्थापन बटे समय है। तो इस तरह से E बराबर BL भी ये गतिक विद्युत वाहक बल हो गया। इसके बाद इसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित करिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि एक परिनालिका है, यस है उसका नाम, उसकी लंबाई कितनी L है, अनुप्रस्थकार का क्षेत्रफल A है, प्रति एकांक फेरों की संख्या N है और कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर NL है। इस तरह से यहाँ पर हम चित्र के बारे में लिखेंगे। अब इसमें प्रवाहित धारा I हो तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है B बराबर μ0 NI, ये लिख देंगे। इसके बाद हमको चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है NBA। तो यहाँ पर N का मान रख देंगे, देख लीजिए N का मान NL है, ये देख लीजिए N का मान NL है तो वो लिख दिए। फिर यहाँ ये B का मान जो आया है B बराबर μ0 NI है तो ये B बराबर मु0 NI लिख दिए। इसके बाद A है तो A लिख दिए। अब इस तरह से इसको जमा के लिख देंगे तो μ0 N 2 बार हो गया तो N² LIA, इसी तरह से इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद हमको स्वप्रेरकत्व निकालना तो L बराबर φ/I होता है। यहाँ पर फाई का मान ये हो गया तो पूरा फाई का मान यहाँ उतार देंगे, बटे में I उतार देंगे, I काट देंगे, तो इस तरह से जो बचेगा वो लिख देंगे। यहाँ पर ये स्मॉल n को बदल के कैपिटल N कर देंगे तो N/L हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से मान आ जाएगा। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक देख देते हैं, इस सूत्र से ही बनेगा। फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है, देख लीजिए ऊपर मान है तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा। अनुप्रस्थकार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, ये भी ऊपर है तो अनुप्रस्थकार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। क्रोड की चुंबकशीलता बढ़ाने पर बढ़ता है, ये म्यू का मान बढ़ाने पर बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है, देख लीजिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो है EP का मान, माने प्राथमिक कुंडली में 11,000 दे रहे हैं, सेकेंडरी कुंडली में 440 मिल रहा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ये है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे जो हम इसमें दिया है। इसके बाद हम जानते हैं ES/EP बराबर NS/NP होता है। इसमें सूत्र में लिख देंगे ES का मान 440, EP का मान 11,000, NS हमको निकालना है या 8,000। इसमें हम क्या करेंगे, 8,000 का पक्षांतर कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो NS बराबर 320 हो जाएगा। इसके बाद हम 22वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक या द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात जो है 20:1 है, इसे 220 वोल्टेज में प्रयोग किया जाता है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ NP/NS दिया है तो 20/1 हो गया, इसको हम सीधा कर लेंगे, NS/NP कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। इसको उल्टा किया है इसलिए ये भी उल्टा हो गया। EP का मान 220 वोल्ट दिया है, हम जानते हैं इसका सूत्र होता है ES/EP बराबर NS/NP। तो यहाँ ES का मान तो दिया नहीं, EP का मान दिया है 200 तो 200 लिख लिए, यहाँ 1/20 लिख लिए, यहाँ तिरिया गुणा कर देंगे तो इस तरह से 10 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम 23वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो हमारे पास सूत्र होता है PAV बराबर VRMS × IRMS × cos ∅ स्थापित करना है ये सूत्र। तो इस तरह से दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, अथवा वाला भी प्रश्न देखते जाइए। तो यहाँ पर हम पहले आरोपित वोल्टेज का समीकरण लिख देंगे, V बराबर V0 sin ω t, फिर परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर I0 sin ω t - ∅ हो गया, जहाँ पर ∅ जो है
इनके बीच का कलांतर है धारा और वोल्टेज के बीच का। अब शक्ति का सूत्र होता है भी आई, तो यहाँ पर जो भी का मान है, भी का मान ये पूरा उठा करके रख दिए। इसके बाद यहाँ आई है तो आई का मान पूरा उठा करके रख दिए। मान उठाने के बाद यहाँ पर हम क्या करें हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिए। तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 का गुणा कर दिए, 2 का भाग कर दिया और कुछ नहीं है। इसके बाद ये सूत्र लगा दिए 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ ए का रोल ये करेगा, बी का रोल ये करेगा, यही हम लिख दिए हैं। तो 1/2 उतार दिए, भी नॉट उतार दिए, आई नॉट उतार दिए। अब इसको हम इस सूत्र में बदलेंगे तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में से बी घटाए, मतलब ये है ओमेगा टी में से माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, फाई बच जाएगा। इसी तरह से ए प्लस बी करेंगे, माने ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई, तो 2 ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। अब एक पूर्ण चक्र में जो मान होता है इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 भी नॉट आई नॉट कॉस फाई बचा। अब यहाँ पर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 2 बार लिख सकते हैं। भी अपॉन √2 का मान भी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 का मान आई आर एम एस कॉस फाई है। तो इस तरह से यहाँ पर औसत शक्ति का व्यंजक हो गया। 24वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो वे तरंगें जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती हैं और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है, इसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ये चित्र ऑप्शनल है, आप चाहें तो बना दें, यदि 3 नंबर में आएगा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। इसके बाद इसके हम गुण देख लेते हैं। तो ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, सीधी रेखा में गमन करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, इनमें रेखीय संवेग होता है, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है, ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती हैं। इसके बाद हम इसका 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 25वां प्रश्न है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करिए। तो इस तरह से हमको चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद देख लेते हैं इसको कैसे कैसे करना है। यहाँ पर 2 लेंस है, एक लेंस का नाम L1 हो गया, दूसरे लेंस का नाम L2 हो गया, इसकी फोकस दूरी F1 हो गई, दूसरे की फोकस दूरी F2 हो गई। अब लेंस L1 के लिए ये वस्तु हो गया, और जो I यहाँ पर हम लिखेंगे I1 भी लिख देंगे ये लास्ट वाले में। तो ये जो I1 है इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये जो हमारा लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वही सूत्र लिख देंगे। तो 1/f1 लिख दिए, 1/v1 लिख दिए, माइनस u लिख दिए। इसके बाद जब दूसरे लेंस के लिए देखेंगे तो I1 क्या हो जाएगी, वस्तु कहला जाएगी। तो यहाँ पर 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/v1। इस बार u की जहाँ पर वस्तु की दूरी होती है वहाँ पर हम v1 लिखेंगे, क्योंकि वस्तु I1 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, जब दोनों समीकरण मिल जाएंगे तो दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ने का तरीका क्या है कि ये वाला समीकरण पहले यहाँ पर उठा करके लग दिए, फिर प्लस करके हम इसको भी यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर ये बारा जितना भी 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखना है कि ये वाला और ये वाला जो है कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर यदि f संयुक्त दो फोकस दूरी हो तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका मान इतना ही होता है, इसकी जगह पर 1/f रख देंगे तो इस तरह से संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी। अब चलिए इसका 26वां प्रश्न देख देते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इससे न्यूमेरिकल भी आना है इस चैप्टर से। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। यदि n बराबर 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो प्रकाश स्रोत से पृष्ठ की दूरी 100 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। r बराबर 20 सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है इसलिए यहाँ पर लिख दिया। म्यू बराबर 1.5 ये इसका अपवर्तनांक दे दिया है, और यहाँ पर वस्तु की दूरी दे दिया है 100 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी ऋण में लिखते हैं तो ऋण 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम जो है अपवर्तन सूत्र लगाएंगे। ये म्यू माइनस 1 बराबर म्यू माइनस 1/r और म्यू अपॉन v माइनस 1/u ये सूत्र होता है, इसमें मान रख देंगे। तो म्यू का मान कितना है, 1.5 है तो ये रख दिए। अब यहाँ पर r का मान 20 है तो 20 रख दिए, यहाँ म्यू का मान 1.5 है तो वो रख दिए, v की जगह v रख दिए, फिर ये माइनस है, फिर ये 1 लिख दिए, u है तो u का मान -100 है तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये घटाएंगे, यदि 1.5 1 में तो 0.5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/100 होगा, उधर पक्षांतर कर देंगे तो -1/100 हो जाएगा। यहाँ 1.5 हम बचा हुआ है। अब हम यहाँ 20 और 100 का लघुत्तम ले लेंगे,
तो ये दशमलव हटाए हैं तो 200 हो गया है। लघुत्तम ले लेंगे तो 200 हो जाएगा। अब 200 को यदि हम भाग करेंगे तो इस तरह से हल करने पर यहाँ 1.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1.5 बटे भी आ गया, 5 में 3 घटाए तो 2 आ गया। अब हमको भी निकालना है तो हम इसका भी का पक्षांतर इधर कर दिए, 200 का इधर कर दिए और 3 का इधर कर दिए। और यदि हम काटेंगे तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 0.5 और इस तरह से इसमें गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इतने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद 27वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो यह एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया, R1 का मान यहाँ पर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया, R2 का मान 15 सेंटीमीटर दिया, इसको माइनस में लिखना है। अब यहाँ पर हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो लेंस निर्माता सूत्र होता है या पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र होता है उसको लिखेंगे। तो 1/f है, तो 1/f का मान कितना है, 12 है, तो ये लिख दिए। μ-1 लिख दिए। 1/R1 का मान 10 है तो यहाँ लिख दिए। 1/R2 का मान -15 है तो यहाँ लिख दिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30। इसको हल करेंगे 3 + 2 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 आएगा तो 5 और 6 का भाग करोगे तो 5 × 5 5 × 6 30 इस तरह से कट जाएगा। यहाँ 1/12 है ही। अब क्या करेंगे, इस 6 का इस 2 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को यदि भाग करेंगे तो 0.5, इस -1 का पक्षांतर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 0.5 में +1 में जुड़ेगा तो 1.5 आएगा। इसको आप खुद हल करके देखिएगा तब आ जाएगा। इसके बाद इसका 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है, इसमें उभयोत्तल लेंस बनाया है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया, R1 बराबर R ही मान लेते हैं और R2 बराबर -R सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या समान है, एक को R मानेंगे दूसरी को -R मानेंगे। यहाँ म्यू का मान 1.5 दिया है, ये लिख लिए। फिर से हम वही लेंस निर्माता सूत्र लगा लेंगे तो 1/f बराबर μ-1 1/R1 -1/R2 है। इसके लिए सूत्र बनना चाहिए। अभी आपका मान 1/20 दिया है तो यहाँ 20 लिख दिए। म्यू का मान 1.55 है वो लिख दिए, -1 लिख दिए। 1/R का मान R ही है और यहाँ R2 का मान -R है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 2/R हो जाएगा। अब हम यहाँ पर R का मान निकालना चाहते हैं तो R का पक्षांतर उधर करेंगे तो 0.55 और 2 तो है ही, 20 इधर आ जाएगा, R उधर चला जाएगा और गुणा कर देंगे तो इस तरह से 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद 29वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो 29वां प्रश्न है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए और यह लेंस अपसारी होगा या अभिसारी होगा। तो यहाँ f1 का मान 30 सेंटीमीटर दिया, उत्तल है। f2 का मान 20 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल का ऋणात्मक होता है। फिर हम संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र जानते हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ f1 का मान रख दिए 30, f2 का मान रख दिए -20 और ये माइनस फिर से बता देता अवतल के कारण लगा हुआ है। फिर इसका लघुत्तम लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह 2 - 3 है, इसको करेंगे तो घटाएंगे तो -1/60 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देना, ये आपको ऊपर लिख देना तो 60 के ऊपर, तो -60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये अपसारी लेंस बनेगा, मतलब अवतल लेंस की तरह काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर 30वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी तथा अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्करण दूरी क्या होगी। तो यहाँ FO का मान माने अभिदृश्यक का मान 144 दिया, FE माने नेत्रिका का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। हमको आवर्धन क्षमता निकालना है तो ये सूत्र होता है -FO/FE। तो FO का मान 144 और इसका मान 6 रख देंगे तो ये -24 आ गया। फिर हम यहाँ पर अभिदृश्यक नेत्रिका के बीच की पृथक्करण दूरी है तो ये नली की लंबाई होती है L बराबर FO + FE। तो FO का मान 40 है, FE का मान 6, इसको जोड़ देंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी रखी है। दर्पण से किसी पर्दे की कितनी दूर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति साइज का वर्णन कीजिए तथा मोमबत्ती के दर्पण की ओर ले जाने से तो पर्दे को किस प्रकार हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें प्रश्न पढ़ करके हम इसको प्रश्नों को लिखते हैं। F बराबर यहाँ पर जो 36 है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी जो होती है वो फोकस होता है। तो यहाँ पर बटे में 2 कर दिए हैं। अब इस माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल के लिए माइनस का चिन्ह लगता है, तो ये पर हो गया -18। अब यहाँ पर जो मोमबत्ती वो 27 सेंटीमीटर दूर है तो वस्तु की दूरी हो जाएगी -27 सेंटीमीटर। अब हम दर्पण के लिए जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f का मान 18 है तो 18 रख दिए हैं, ये देख लीजिए f का मान।
फिर 1/v की जगह v रख दिए, हमको निकालना है 1/u का मान -27 है, तो -27 माइनस 1/18 है, ये -1/27 को इधर ले जाएंगे तो 1/27 हो जाएगा। इसका हम जो है हल करेंगे तो 27 का गुणा इधर कर देंगे, 18 का गुणा इधर कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। इस तरह से -27 में 18 जाएगा तो -9 बचेगा, फिर 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 18 तिहाई 54 हो गया। इसको उल्टा कर देंगे, v को ऊपर कर देंगे तो 54 को उल्टा कर देंगे तो v बराबर -54 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इसका आवर्धन निकालना है तो m बराबर होता है -v/u, तो v का मान -54 है, u का मान -27 है। इसको भाग करने पर ये जो है +2 आ जाएगा। और जब +2 आ जाएगा तो फिर देखते हैं इसको। अब यहाँ पर ये -2 आ गया है, माइनस ये 3 बार माइनस लगा है, 27 दूनी 54, ये माइनस है तो -2 आ गया है। जब माइनस आता है चिन्ह m का मान तो हम जान लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर ये 1 से ज़्यादा है तो वस्तु से कैसा बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। यहाँ 2 गुना लिखना है, 2 गुना बड़ा बनेगा। और मोमबत्ती को दर्पण के पास ले जाएंगे तो पर्दे को दूर हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे वस्तु को पास लाते हैं वैसे वैसे पर्दे को दूर हटाना पड़ता है। इसके बाद इसका 32वां प्रश्न देख लेते हैं। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत एवं मुख्य अभिगृहित लिख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है जिनसे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि माध्यम समांगी हो तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है या मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती हैं। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शी तल उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। और इस तरह से आप वहाँ पर जो है चित्र बना सकते हैं। 3 नंबर का है तो चित्र जरूरी नहीं है, पर आपकी मर्जी है, चाहे तो बना सकते हैं। इसके बाद 33वां प्रश्न है। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन या स्नेल के नियम की व्याख्या करना है। तो इस तरह से चित्र बना ले। माध्यम हो गया 1, ये माध्यम 2 हो गया, यहाँ पर वेग v1 हो गया और ये दूसरे का वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो है आपतित किरण है, आपतित किरण पर लंब खींचेंगे तो आपतित तरंगाग्र हो जाता है। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देना है क्योंकि सघन माध्यम में जाएगा तो कम दूरी तक जाएगा। इसकी दूरी क्या है, v2t है, इसकी दूरी v1t है। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि माना जो AB है वो आपतित तरंगाग्र है। यदि प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 हो तो t समय में चली गई दूरी vc बराबर v1t हो जाएगी। तो ये पहले माध्यम में चली गई दूरी v1t हो गई। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, तो t समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, v2। तो हम क्या करेंगे, a को केंद्र मान करके और v2t को इसको त्रिज्या मान करके एक चाप काट देंगे और जिस बिंदु पर चाप कटेगा उसे E मानेंगे। E को किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। तो इस तरह से यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। जो CE है वो अपवर्तित तरंगाग्र कहला जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों त्रिभुज में हमको निकालना है, त्रिभुज ABC में साइन I। तो साइन I इस त्रिभुज से निकलेगा तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, v1, या कह सकते हो BC और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो ये हो जाएगा BC/AC। तो BC का मान है v1t, तो ये v1t अपॉन हो जाएगा AC। इसी तरह दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर हमको निकालना है R, साइन R। तो इसमें भी लंब बटे कर्ण निकालेंगे तो लंब का मान क्या हो जाएगा, v2t या AE कह सकते हैं। तो AE बराबर AC हो जाएगा। AE का मान v2t है तो ये लिख दिए, बटे AC हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण को, अब चित्र से कोई मतलब नहीं है, यहाँ साइन I/साइन R कर दिए। साइन I को साइन R से भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे तो यहाँ देखिएगा AC दोनों में तो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा v1/v2। और जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसलिए इसको हटा कर यहाँ n2 या म्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्नेल के नियम का सत्यापन हो गया। इसके बाद इसका 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देख लेते हैं। आपतित विकिरण तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो इस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हैं, इन नियम को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद इसका 35वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 35वां प्रश्न है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट को स्थापित करिए। तो यहाँ प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा होती है h न्यू।
तो जहाँ न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है, एच प्लांक का नियतांक है। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो इसकी ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। ऊर्जा को कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में अर्थात कार्यफलन के रूप में। तो कार्यफलन का सूत्र ये होता है फाई बराबर एच न्यू नॉट, तो ये लिख लेंगे जहाँ पर न्यू नॉट जो है देहली आवृत्ति है। इसकी जो शेष ऊर्जा है वो शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। तो गतिज ऊर्जा के मैक्स होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, तो ये लिख दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देंगे। तो अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम है तो ऊर्जा ई बराबर फाई प्लस के मैक्स है। अब यहाँ ऊपर से जो है जो अभी निकाले हैं, ई का मान एच न्यू था तो वो लिख दिए, फाई का मान एच न्यू नॉट था तो वो लिख दिए, यहाँ के का मान जो था ये के का मान रख दिए। इस तरह समीकरण 1 2 3 से इस तरह से मान रख दिए। मान रखने के बाद इसमें हम पक्षांतर कर दिए, एच न्यू का पक्षांतर कर दिए, एच को कॉमन ले लिए हैं, तो इस तरह से ये समीकरण आ गया। इसलिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला 36वां प्रश्न देख लेते हैं। डी ब्रागली तरंग समीकरण लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी है, इसकी भी उत्पत्ति करना है। तो गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को डी ब्रागली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति एच प्लांक नियतांक है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों की ऊर्जा तो एक ही है, तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, एच न्यू। ये देख लीजिए एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच न्यू हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, एम सी स्क्वायर की जगह एम सी स्क्वायर लिख दिए, लेकिन न्यू का मान जो होता है सी अपॉन लेमडा होता है। तो इस तरह सी अपॉन यहाँ लेमडा लिख दिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कटेगा, तो यहाँ पर एक सी जो है इस सी से कट जाएगा, तो यहाँ पर लेमडा बचा, तो लेमडा बराबर ये एम सी का पक्षांतर कर देंगे, एच अपॉन एम सी हो गया। तो द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है, तो एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये फोटॉन की तरंग दैर्ध्य हो गई। अब यहीं पर मान लेते हैं कि यदि कण का द्रव्यमान m है और वेग v है, तो यहाँ c की जगह v कर देंगे, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम भी। इस तरह से यहाँ पर ये डी ब्रागली तरंग का समीकरण हो गया। 37वां प्रश्न देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित या परिकल्पनाएं लिखिए। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला स्थायी कक्षा का प्रतिबंध है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए चक्कर लगाते हैं। दूसरा है क्वांटीकृत प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां एक प्लांच नियतांक है और L बराबर NH अपॉन 2 पाई। तीसरा है ऊर्जा का प्रतिबंध। जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणीय उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। ये सूत्र होता है एच न्यू बराबर EI माइनस EF। इसके बाद इसका 38वां प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है, बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकालिए, अथवा सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है, अथवा सिद्ध करिए कि जो Rn होती है, त्रिज्या होती है, वो n स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इस तरह से 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या के व्यंजक निकालते हैं। तो बोर के द्वितीय प्रतिबंध से L बराबर क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ L जो होता है ये कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है MVR। अब इसमें छोटा छोटा यन लगा देना है नीचे तरफ, ताकि ये पता चले कि ये कौन सी कक्षा का है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ Vn बचाना है, बाकी चीज़ों का हम पक्षांतर कर दिए। तो NH अपॉन 2 पाई तो हमारे पास पहले था, M और Rn इसमें और आ गया। इस तरह से यहाँ पर हमको बना लेना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये लिख दिए mv स्क्वायर अपॉन r, बस v के नीचे और r के नीचे छोटा छोटा n लगाना है। और दूसरा स्थिर विद्युत बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ Q1 Q2 दोनों e ही होते हैं, तो e स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर की ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला r जो है इस एक r से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचे mv स्क्वायर n और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन rn। अब हम क्या करेंगे, जो ये V1 का मान है ये Vn का मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए मेरे पास यम था तो यम रख दिए हैं, यहाँ Vn का मान रखेंगे तो ये Vn का स्क्वायर है तो सब कुछ स्क्वायर कर दिए, n का स्क्वायर कर दिए, h का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर n इस तरह से, इधर का पूरा पूरा लिख दिए। तो इस तरह से Vn का मान रख करके उसका स्क्वायर भी कर देना, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। अब यहाँ पर जो भी काटेंगे तो काटने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ हमारे पास Rn है, एक ठो R इससे कट गया। यहाँ से देख लेते हैं ये जो M है एक ठो M कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 है तो 4 कट जाएगा, एक पाई है तो एक पाई कट जाएगा। इस तरह से कटने के बाद हमारे पास Rn बच रहा है, तो इधर Rn का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर ये बच जाएगा।
तो इस तरह से ये कटने के बाद बचा है आर एन का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो हम देख लेते हैं, यदि हम इधर आर एन ले गए तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और यहाँ पर ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से पाई एम ई स्क्वायर यहाँ आर एन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर एन होता है वो एन स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके बाद इसका 39वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 39वां प्रश्न सीधा सीधा है, यहाँ पर देख लेते हैं अल्फा क्षय, बीटा क्षय एवं गामा क्षय की तुलना कीजिए। तो पहचान देख लेते हैं इसमें क्या है। अल्फा क्षय हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हीलियम नाभिक अल्फा क्षय के तुल्य होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन बीटा क्षय होता है, उच्च ऊर्जा के विकिरण जो है गामा क्षय होते हैं। इसमें आवेश +2 होता है, इसमें -1 होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसकी वेधन क्षमता कम होती है, इसकी अधिक होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। इसमें प्रतिदीप्त अधिक होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। आयनीकरण क्षमता अधिक होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। फोटोग्राफिक प्रभाव कम होता है, अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसकी चाल कम होती है, इसकी अधिक होती है, इसके प्रकाश की तुल्य होती है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान 0 होता है। इसमें ऊर्जा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसका मार्ग सीधा होता है। तो इस तरह से यदि 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो कोई 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 40वां है, रेडियोधर्मी क्षय का नियम लिखिए तथा n बराबर n0 e माइनस लेमडा टी सूत्र को स्थापित कीजिए। तो रेडियोधर्मी क्षय का नियम देखिए, किसी नमूने में नाभिकों के क्षय की दर उस नमूने में कुल नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे और इस परिभाषा के अनुसार ये सूत्र है -dn/dt और ये हो जाएगा समानुपाती n। यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये लेमडा हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, n का पक्षांतर कर दिए हैं, dt का पक्षांतर इधर कर दिए हैं। तो इस तरह से ये सूत्र बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो n0 से n ये समाकलन लिमिट हो गई और 1/n dn तो ये लिखा ही था इधर का, लेमडा -0 से t और इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि इसका समाकलन करेंगे, समाकलन के बाद इसका जो मान होता है नेचुरल लॉग होता है ln और यहाँ पर n0 n लिखेंगे माइनस लेमडा t 0 से t लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है एक बार n लिखेंगे, एक बार ये वाला n लिखेंगे तो ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस लेमडा t -0 हो गया। अब यहाँ पर इसको जो माइनस हटाएंगे तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर यदि लॉग हटा देंगे, ln हटा देंगे तो इसको e की घात में लिख देंगे। अब यहाँ पर n का गुणा कर देंगे तो n0 = e माइनस लेमडा t। इस तरह से यहाँ पर रेडियोधर्मी क्षय का नियम है। इस सूत्र को आप खुद लगा कर देखिएगा और कम समझ में आया हो तो इसका चैप्टर वाइज वीडियो देखिएगा। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए इसका थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियोएक्टिव नाभिक के अर्ध आयु से क्या समझते हैं, इसका सूत्र स्थापित करिए। तो अर्ध आयु क्या कहलाती, एक रेडियोधर्मी नाभिक का अपने प्रारंभिक नमूने के आधे होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। इसके बाद रेडियोधर्मी क्षय नियम से हम जानते हैं n बराबर होता है n0 e माइनस लेमडा टी। ये सूत्र हम लिख दिए हैं जो अभी निकाले थे, ये वाला सूत्र। अब यहाँ जो n का मान है n0.2 हो जाएगा क्योंकि वो अपनी प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। जो टाइम है वो भी t हाफ हो जाएगा। यही मान हम रख देते हैं। तो चलिए इस सूत्र में यदि हम मान रखेंगे तो n की जगह पर ये n का मान, ये वाला n का मान रख दिए हैं। यहाँ n0 उसी तरह से उतार दिए हैं, लेमडा को भी इसी तरह से उतार दिए हैं। हम यहाँ t है तो t की जगह पर ये वाला मान रख दिए हैं। इसको मान को रखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को ऊपर लिख दिए हैं। यहाँ से n0 कट जाएगा। कटने के बाद ये 2 को हम ऊपर लिखेंगे तो ये जो घात है माइनस वाली है किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। फिर दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो log 2 हो जाएगा। यहाँ लॉग में क्या होता है कि घात सामने आ जाती है तो ये घात सामने हो जाएगी, log e हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ ये जो log e का मान होता है वो 1 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, लेमडा t हाफ बचा। तो t हाफ बराबर ये लेमडा को बटे में कर देंगे और log e2 का मान जो होता है 0.693 होता है, बटे में लेमडा है। तो इस तरह से अर्धायु काल का सूत्र हो गया। इसके बाद हम 42वां प्रश्न देख लेते हैं। n प्रकार एवं p प्रकार के अर्धचालक में अंतर देख देते हैं। तो यहाँ n प्रकार और p प्रकार के अर्धचालक में अंतर देखिए। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि अर्धसैनिक ये अशुद्धि मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक बनता है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर p प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं। इसमें होल अल्पसंख्यक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। विशिष्ट ऊर्जा स्तर दाता बैंड चालन बैंड के नीचे बनता है, विशिष्ट ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के ऊपर बनता है। इसमें प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसमें प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर 1 होल प्राप्त होता है। इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न हैं, इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, अक्सर यही परीक्षा में आते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम 4 अंकों के वीडियो को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।